सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे बच्चों के लिए होने वाला है ऐसे 20 मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट से लेकर एंड तक इंक्लूड कर दिए हैं। भाई 20 क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को वॉच आउट करो, ताकि प्री बोर्ड्स के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उनमें ये सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो, ताकि आपसे ये सारे टॉपिक्स मिस आउट ना हो जाएं। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। पहले मैं मेरे प्यारे से सेल्स को जरा एक न्यूज दे देती हूँ, वो है ये कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज बैक। ये ऐसा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जहां पे आपको 100% अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप में से आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे अभी 10th के बाद सोच रहे होंगे कि उनको आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करनी है, एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हम मिडिल क्लास फैमिली को फेस करना पड़ जाता है वो होता है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज। तो कहीं ना कहीं वेदांतु आपकी वही फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लेकर के आया है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पे भाई आपके पास पूरा चांस है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। एंड ये जो टेस्ट है आपका 2nd एंड 3rd को हो चुका है ऑलरेडी, 9th एंड 10th दिसंबर बस आपके पास 2 आखिरी मौके ऐसे बचे हुए हैं। ये आपका टेस्ट ऑफलाइन सेंटर्स में होने वाला है, जिनकी डिटेल्स आपकी ये सारी हैं, ये सारे आपके ऑफलाइन सेंटर्स है जहां पे ये टेस्ट हो सकता है, होने वाला है, हुआ भी है। एंड आपको बात बता दूं कि भाई फुल्ली पेड 5 डेज के रिसर्च प्रोग्राम में जाने का मौका मिल सकता है। मतलब कहाँ जाने का? इसरो जाने का मौका आपको मिल सकता है। अश्योर्ड स्कॉलरशिप है, मतलब 101% मिलेगी ही मिलेगी। एंड ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, ऐसे सब चीजें भी आप जीत सकते हो अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। एंड 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, दैट इज इट इज फॉर फ्री। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हो रहा है। बस आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आप उन ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के टेस्ट दो। अगर मैं ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं तो ये सारे उन टेस्ट सेंटर्स के नाम हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो भी इन टेस्ट सेंटर्स में जाकर के टेस्ट देता है उसके लिए 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। मतलब जहां आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके साथ साथ आपको 10% एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप इनमें से किसी एक ऑफलाइन सेंटर में जाकर के ये टेस्ट देते हो। तो भाई मेक श्योर करना कि रजिस्टर कर लो। एंड हियर वी गो विद आवर सेशन। तो भाई देखो, हमारा जो सेशन का नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड ये मेरा शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स 60 सेकेंड्स में समराइज अप किए हैं, लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फाइटो हार्मोन के रोल क्या होते हैं, मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस, हमारी बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने 60 सेकेंड्स में रिवाइज करवाए हुए हैं। तो मेक श्योर करना कि आप इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड हियर वी गो विद आवर प्यारा सा मोटिवेशनल कोट कि डोंट काउंट द डेज, मेक्स द डेज काउंट यू। भैया डेज काउंट मत करो, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, डेज आपको काउंट करो कि भाई साहब ये बंदा एकदम खतरनाक तैयार है प्री बोर्ड्स के लिए, ये तो पक्का फोड़ करके आएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तो आपके सबके प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 मार्कर्स के क्वेश्चन, 4 सेक्शंस हैं इसमें, 5 मार्कर्स के क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, देन 4 मार्क्स के हैं, देन 3 मार्क्स के हैं, एंड देन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस है, तो आई हैव इंक्लूडेड 5 क्वेश्चंस। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्कर्स के भी अगेन 5 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्कर्स के भी 5 क्वेश्चन एंड 2 मार्कर्स के भी 5 क्वेश्चन ही हैं। तो ऑल टोटल मिला करके आपके 20 क्वेश्चंस हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले
हैं। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? चलो लेट्स बिगिन आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे प्लांट्स के अंदर होता है वो हम एनिमल्स से कैसे डिफरेंट होता है? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, वी एनिमल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम एनिमल्स क्या है? वी आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं? कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमारे अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट है, दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट है। वन इज द नर्वस सिस्टम, one is the nervous system and the another one is the hormonal system, या जिसको हम chemical system भी बोलते हैं, जिसको हम hormonal या chemical system भी बोलते हैं। यही दोनों nervous system और hormonal system together bring out control and coordination in our body। जो भी information हमको देख रहे हैं उसको process करने का काम, उसको पहुंचाने का काम, ट्रांसफर करने का काम आपके कौन करते हैं? नर्व्स करती हैं। नर्व्स करती हैं, आपकी जो ब्रेन प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को फर्दर जो भी आपके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहां तक लेके जाती है और फिर टारगेट ऑर्गन आपका चेंजेस करवाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप एड्रेनलिन हार्मोन का लिख सकते हो। एड्रेनलिन हार्मोन का लिख सकते हो। आपको पता है ये कैसा हार्मोन है? राइट एंड फाइट वाली सिचुएशन में आपकी बॉडी को रेडी करता है। तो देखो भाई, आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद, नर्व इंपल्सेस ट्रांसफर होने के बाद हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है मेन आपके हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? मास्टर ग्लैंड, मतलब वो हर एक ग्लैंड के और सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है हार्मोन्स के फॉर्म में, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज करते हैं। तो देख रहे हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम नर्वस सिस्टम कर रही है और एक्शन लाने का काम कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे अंदर ये दोनों सिस्टम प्रेजेंट है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर के आते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, वी नो दैट देयर इज नो सच सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट्स। कोई नर्वस सिस्टम, कोई हार्मोनल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। या तो वो टच स्टिमुलस की वजह से चेंज होते हैं, टच स्टिमुलस की वजह से चेंज होते हैं, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब आपके वाटर की वजह से, ठीक है, वाटर की वजह से वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। सॉइल में जो सॉइल बोल रही हूँ, ग्रेविटी की वजह से, अब भाई ग्रेविटी भी तो एबायोटिक फैक्टर है, तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। फोटोट्रॉपिक सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये सारे क्या हो गए आपके? ये एबायोटिक फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता कैसे है? सेल के अंदर जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो चेंज करके वो अपना मूवमेंट इधर उधर शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल ऑफ द प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वेयर एज द movement or control and coordination in animals takes place by the two types of system, nervous system and the hormonal system. These both systems are not present in our plants। ठीक है, ये दोनों ही सिस्टम हमारे प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते। कंट्रोल बोले तो भाई प्लांट हार्मोन्स की वजह से आपके प्लांट्स में कंट्रोल आता है। जैसे कि ऑक्सिन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ये सारे क्या है? हमारे फाइटो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, जो एक प्लेस पे सिंथेसाइज होते हैं और उसी प्लेस पे ही और दूसरी प्लेस पे जाकर के भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मेनली हार्मोन्स के ऊपर इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है। इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता जो कि उनके हार्मोन को सिक्रीट करता है। प्लांट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं होता जो हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट थिंग, मूवमेंट जो होती है प्लांट्स में वो थ्रू आउट कैसे होती है? वाटर का कंटेंट चेंज करके सेल्स के अंदर जो वाटर का कंटेंट होता है उसकी वजह से ही प्लांट्स में मूवमेंट होती है। तो अब अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल के हार्मोन्स की वजह से चेंज होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स कैरी करके लेके जाती हैं। एनिमल्स हमारे नर्व इंपल्सेस और हार्मोन्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। एनिमल्स में जो हार्मोन होते हैं, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स में, वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। आप सबको पता है एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट करता है, पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटेराइजिंग हार्मोन, आपका ये सारे एक पर्टिकुलर ग्लैंड ही ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और वो अपना क्या करते हैं? मूवमेंट जो एनिमल्स में होती है वो अपने शेप को चेंज करके या फिर
प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट है हमारे आर्म्स और लेग्स में, वो हमारे मूवमेंट को करवाते हैं, मसल्स की वजह से हमारा मूवमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो ये था आपका बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल इन प्लांट्स एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। चलो, moving ahead with the next question, draw a neat diagram of a human brain and label the medulla and the cerebellum. Okay, write the function of the above mentioned part. तो भाई अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूं मैं, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूं तो ये किसका पार्ट होता है? इट इज अ हाइंड ब्रेन का पार्ट, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये क्या कंट्रोल करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और अगर हम सेरिबेलम की बात करें, किसकी बात करें? सेरिबेलम की बात करें तो ये अगेन हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मैं फोर ब्रेन लिख रही थी, सॉरी। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो कि क्या कंट्रोल करता है? हमारे वॉलेंट्री एक्शन, हमारी बॉडी के बैलेंस को एंड पोस्चर को, हमारे बॉडी के बैलेंस को और पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो देखो, छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। मैंने इसका 60 सेकेंड्स का शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जगह नहीं है तभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना जगह नहीं है एक्चुअली, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 2 मिनट। ओहो, सो सॉरी। डार्क कलर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं। सॉरी, जगह नहीं थी उधर, तो जितना बन पाया उतना बना दिया। अगर आपको इसका 60 सेकेंड्स का वो शॉर्ट चेकआउट करना है तो आप मेरा शॉर्ट्स रिसेंटली में चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने 5 स्टेप्स के थ्रू 5 स्टेप्स बताए हैं, जिसके थ्रू आप पूरा ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पूरा ब्रेन का डायग्राम जस्ट 5 स्टेप में ड्रॉ कर सकते हो। इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो, let's begin our very next question. What are plant hormones? Name the plant hormones responsible for the following. भाई प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। We call them as फाइटो हॉर्मोन्स। क्या होते हैं? उनको हम लोग फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो कि प्लांट में या तो ग्रोथ करवा रहा होता है, या तो सेल का डिवीजन करवा रहा होता है, या फिर सेल का डिफरेंशिएशन करवा रहा होता है, या फिर वो उनके सीड्स को डॉर्मेंट स्टेज में लेकर के आता है। डॉर्मेंट स्टेज में मतलब स्लीपिंग स्टेज में लेकर के आता है। इवन ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं प्लांट के हॉर्मोन्स, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम भी करते हैं आपके प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स आर द टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। दे ब्रिंग अबाउट ग्रोथ, डिविजन एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट्स। 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। फाइटो हॉर्मोन्स आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से? एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सिन्स, दूसरे होते हैं गिबरलिन्स, ठीक है, और थर्ड होते हैं आपके साइटोकाइनेंस, ठीक है, थर्ड होते हैं आपके साइटोकाइनेंस। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्या होते हैं? दोज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स। वो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जैसे कि हो गया ABA एब्सिसिक एसिड। क्या हो गया? ABA एब्सिसिक एसिड। और दूसरा होता है इथाइलिन। ये क्या करते हैं? ये दोनों ही ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो अगर मैं ग्रोथ ऑफ स्टेम की बात करूं तो गिबरलिन एंड ऑक्सिन,
सब मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सिन, जिसके साथ साथ आपका गिबरलिंस भी काम करते हैं और उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, स्टेम की, लीव की ग्रोथ में लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या हो गए, दीज आर नोन एज द फाइटो हार्मोन्स, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, सिंपल कंपाउंड होते हैं, प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन की बात करूं, देखो सेल की डिवीजन की बात करूं, सेल की ग्रोथ की बात करूं तो ऑक्सिन्स आते हैं। सेल को डिवाइड करवाना होता है, मतलब 2 सेल में से 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल बनाने होते हैं, तो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? Cytokinase is responsible for the सेल प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर मैं एब्सिसिक एसिड की बात करूं तो एब्सिसिक एसिड प्लांट की टॉलरेंस को बहुत सारे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और प्लांट की स्ट्रेसर, मतलब प्लांट बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, ओपन इन्वायरमेंट में, तो मौसम जो चेंज हो रहा है, जो चीजें चेंज हो रही है, उनसे खुद को बचाने के लिए उसको कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम भी करता है। अगर इलांगेशन ऑफ सेल की बात करूं तो इलांगेशन मतलब लंबा करना, उसको ऑक्सिन का काम होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलांगेशन ऑफ सेल्स। Moving on to the next question, draw a well-labeled diagram of the reflex arc and show the direction of the flow of electrical signal. हमें यहाँ पे एक्सॉन का पाथवे बनाना है, सॉरी एक्सॉन बोल रही हूँ, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे बनाना है और ये बताना है कि हमारा जो सिग्नल है वो फ्लो कैसे हो रहा है। देखो यहां पे आप लोग एक फ्लो चार्ट वाला डायग्राम भी बना सकते हो। कैसा डायग्राम बना सकते हो? फ्लो चार्ट वाला भी। जैसे कि सपोज करो यहां पे एक जल रही है कैंडल, सपोज करो यहां पे जल रही है एक कैंडल, ये कैंडल को क्या किया? किसी ने टच किया। देखो मेरा हाथ मतलब मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है नहीं, तो ये किसी ने इसको टच किया, तो ये टच के स्टिमुलस से ये क्या हो गया? ये टच का, ये कैंडल की जो हीट हो गई, ये क्या हो गई? इट्स अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करना काम कौन कर रहा है? रिसेप्टर्स। कौन कर रहा है? रिसेप्टर्स, जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, माइट भी, ठीक है। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? आपकी सेंसरी न्यूरॉन में। कहाँ जाती है? सेंसरी न्यूरॉन में, जो इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है। कहाँ पे? हमें पता है रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे प्रोसेस होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जाती है? मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। ये कहाँ जाती है? मोटर न्यूरॉन में। और ये मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन फिर कहाँ जाती है? आपकी मसल्स में। कहाँ जाती है? मसल्स, या फिर ग्लैंड होता है तो ग्लैंड्स में। और फिर भैया आपने छुआ उसको, एकदम से गरम गरम लगा और अपना हाथ आप पीछे खींच लेते हो, तो इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। आपने एक हॉट कप को छुआ, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ गई? सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन ने इस इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर किया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन कहाँ गई? मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन ने इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया इफेक्टर, मतलब आपके मसल के सेल्स में। मसल क्या हो गई? मसल को इंफॉर्मेशन मिली कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, मतलब अपना हाथ वहां से लिफ्ट कर देना है, हटा देना है। इस तरीके से पूरा रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के फॉर्म में। रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रोसेस है जो परफॉर्म होता है, एक्शन ले रहे हो, और रिफ्लेक्स आर्क जो होता है एक पाथवे होता है जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आपके स्कूल जाने का रास्ता जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा, जो रास्ते से आप जा रहे हो। और चल करके जा रहे हो, वॉकिंग जो हो जाएगी आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो एक्शन अलग होता है, आर्क अलग होता है। आर्क का मतलब जो पाथवे वो फॉलो कर रहा है अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है आपका हीट से, कि मतलब गर्म लगा, हीट डिटेक्टर्स एक्टिवेटेड। हीट डिटेक्टर्स मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन में जो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ पे? सेंसरी न्यूरॉन में। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन में।
सेंसरी न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेकर के जाते हैं ये लोग, स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन फिर मोटर न्यूरॉन पे जाती है और मोटर न्यूरॉन फिर आपके एफेक्टर ऑर्गन, मतलब आपके मसल में, एफेक्टर ऑर्गन मतलब आपके मसल तक लेकर के जाता है और आप अपना हाथ वहां से पीछे खींच लेते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे। आप इस तरीके से भी बना सकते हो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी बना सकते हो या मैंने जैसे बनाया है वैसे भी बना करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने 4 मार्कर के क्वेश्चन पे। और 4 मार्कर्स के हमारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर केस बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई हम तो ठहरे क्या आलसी, क्योंकि हम तो केस पढ़ते नहीं है, केस हमसे पढ़ा नहीं जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, द पार्ट दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वॉलेंट्री एक्शन। कौन सा आपके ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं, वॉकिंग, इधर उधर भागना, ये सब करना आपका कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, देखें कौन करता है एकदम सही इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट बोला, तो सेरिबेलम करता है आपके मूवमेंट को कंट्रोल, बैलेंस कर रहा है आपके पोस्चर को। द पार्ट दैट कंट्रोल सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग तो अचानक से ही आती है ना, और सलाइवा तो अपने आप ही आता है, तो ये कैसा एक्शन हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि इनवॉलेंट्री एक्शन आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, आपके फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, ठीक है। अ फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम CSF बोलते हैं। पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ ताकि गलत ना हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेनिंजीज क्या होती है, दीज आर द लेयर्स प्रेजेंट इन द लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये लेयर्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। सेरिब्रम होता है, मुझे तो लगा सेरिबेलम होता है, हाँ हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। सेरिब्रम आपका थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सबको कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं। वेरी गुड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, देन सेरिब्रम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजीज आपकी कवरिंग होती है ब्रेन की जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये 3 मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। आर्केनॉइड, ड्यूरामीटर एंड पायामीटर, ये नाम है लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। Moving ahead with the next question, the function of the nervous system is to coordinate the भाई नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, हमारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, टू कंट्रोल आर एक्टिविटीज, हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हाउ नर्वस सिस्टम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, भाई नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। और भाई प्रोसेस कैसे करता है, प्रोसेस ऐसे करता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो नर्व्स जो होती हैं उनका सबसे पहला पोर्शन क्या होता है, डेंड्राइट्स। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आती है। ये डेंड्राइट्स से इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सॉन पे, और एक्सॉन पे एक्सॉन एंडिंग पे, वहां से फिर जंप करके दूसरे न्यूरॉन पे जाती है। तो इस तरीके से आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है स्पेशल सेल से मिलकर के, नर्व सेल से मिलकर के पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारी पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड, अभी बताया मैंने, नर्व सेल्स, या फिर जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व सेल्स या फिर उसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन इज द डैश सेल इन द बॉडी, लार्जेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। तो भाई है स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, कैसे
स्मॉलेस्ट नहीं होता बेटा, लार्जेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट स्पर्म होती है, गलत लिखा हुआ है। एक्टिविटीज हमारी बॉडी की कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम बहुत छोटे छोटे सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स को यूज करते हैं मैसेज को बैक एंड फोर्थ ब्रेन तक पहुंचाने के लिए या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने के लिए, और यही इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन फिर क्या करता है, हमारे मसल सेल्स तक या हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करता है और हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। न्यूरॉन होता है और लार्जेस्ट होता है ये, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट तो नहीं होता, वैसे लार्जेस्ट भी नहीं होता है, ओवम होता है शायद, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, शायद लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट इन द बॉडी होता है। एक बार कंफर्म करके बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, कहां से कहां ट्रेवल करती है, डेंड्राइट्स टू एक्सॉन की एंडिंग, सिंपल, एक्सॉन की एंडिंग। इन अ साइनैप्स द केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर होता है, साइनैप्स। इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, क्या बोल रहा है भाई ये, इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सॉन की एंडिंग टू डेंड्राइट, दूसरी डेंड्राइट में भाई न्यूरोट्रांसमीटर उसको हेल्प करता है। इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स एट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की होती है, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन, एक होती है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, तीनों ही नाम होते हैं। इंटर न्यूरॉन भी लिख सकते हो, एसोसिएटेड न्यूरॉन भी लिख सकते हो, रिले न्यूरॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन से डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड एक्सॉन से फिर एक्सॉन की एंडिंग। इन अ साइनैप्स अ केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सॉन की एंडिंग टू द अनदर न्यूरॉन का डेंड्राइट, बिल्कुल सही बताया था मैंने, एक्सोनल एंड और मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन आपके 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। Moving ahead with the next question, what is a testosterone where it is produced in the males? टेस्टोस्टेरोन क्या होता है और ये हमारी बॉडी में कहाँ, सॉरी मेल्स की बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, इट्स अ हार्मोन secreted by testes which brings about change in males या bring about secondary sexual characteristics, secondary sexual characteristics, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है प्यूबर्टी एडोलसेंट की है, जिसमें मेल्स के प्यूबिक हेयर आ रहे होते हैं, चेस्ट हेयर आ रहे होते हैं, उनकी मसल्स ग्रो करती हैं, तो ये सारे फर्दर चेंजेस को कराने वाला टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि हार्मोन होता है। और ये कौन सिक्रीट करता है? टेस्टीज सिक्रीट करती हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स? मैंने अभी आपको बताया टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आना, फीमेल्स बोल रही हूँ, मेल्स में जैसे कि उनकी बियर्ड्स आना, मुस्टैच आना, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाना और उनका हाइट ग्रो करना, प्यूबिक हेयर आना, अंडर आर्म्स में चेस्ट एरिया में हेयर ग्रोथ होना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, चेंजमेंट आते हैं मेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, विद अ स्मॉल अमाउंट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो। इतना इंफॉर्मेशन जानने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मसल मास एंड ग्रोथ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करने का काम, बनाने का काम, चेंजेस करने का काम आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। मूविंग ऑन टू द 3 मार्कर्स के क्वेश्चन। अब हम 3 मार्कर्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आर यू गाइज रेडी फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस? उससे पहले जरा मैम थोड़ा सा पानी पी लेती हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं अपने 3 मार्कर्स के क्वेश्चन।
चलो, let's begin our next question. Neurons and the hormonal system together perform the function of control and coordination in human beings. Justify this statement. बिल्कुल correct statement है. Both of these systems together perform our control and coordination. How? By giving an example. एक example आप दे सकते हो, ठीक है. इसमें एक example दूं तो सबसे अच्छा example आपको मैं दे सकती हूँ एड्रेनलिन हार्मोन का. ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन का देखो होता क्या है. अब आप किसी कैसी सिचुएशन में होगे, फाइट वाली सिचुएशन में होगे या डरने वाली फ्राइट वाली सिचुएशन में होगे, तो इसमें आपकी बॉडी क्या करती है, चेंजेस प्रोड्यूस करती है कि आपकी दिल का धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जितना भी ब्लड होता है आपके मसल्स के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि आपके मसल में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे. इसके लिए आप बहुत जोर जोर से सांसें लेने लग जाते हो. तो ये सारे चेंजमेंट आपके बॉडी में दिखने लगते हैं. लेकिन अब बात यह आती है कि होता कैसे. देखो, अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां पे पहुंची, आपकी आईज. आपने देखा कुछ, आपने देखा रिसेप्टर से देखा आपने कि कुछ डरने वाली चीज है, कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, भागना पड़ेगा. तो ये इंफॉर्मेशन पहले गई आपके सेंसरी न्यूरॉन में. ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहां पे गई, ब्रेन में. ठीक है, ये ब्रेन में कौन होता है, आपका हाइपोथैलेमस. आपका कौन होता है, हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस जो होता है मेनली आपका कंट्रोल सेंटर होता है आपके हार्मोनल सिस्टम का. आपका जैसे ब्रेन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट, वो आपके हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है. अब भाई हाइपोथैलेमस ने क्या किया, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया. क्या कर दिया, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया. ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट करता है. ये एसीटीएच हार्मोन का फुल नाम होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. एड्रिनो मतलब एड्रेनलिन ग्लैंड कहीं ना कहीं. ठीक है, तो एसीटीएच हार्मोन क्या करता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. आपके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. और एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है. ये एड्रेनलिन हार्मोन फिर आपके हार्ट के अंदर, आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजमेंट लेकर के आता है. तो देख रहे हो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके रिसेप्टर्स ने, जो फोटो रिसेप्टर्स आपके आंखों में प्रेजेंट थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन कैप्चर करी. वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंची. ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट करके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट किया, एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट किया, और आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस आ गए ताकि आप उस डरने वाली सिचुएशन में खुद में रेडी हो जाओ. तो इस तरीके से बोथ नर्वस एंड hormonal system together perform the function of control and coordination. In case of emergency, stimulus जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है. ये स्टिमुलस एनालाइज किया जाता है और रिस्पॉन्स आपके एफेक्टर्स तक भेजा जाता है, जहां पे आपके एड्रिनल ग्लैंड आपका रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कंट्रोल कर रहा है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो जा रही है प्यूपिल आपकी. इन दिस वे बोथ nervous and the endocrine system interact together to overcome this डरावने वाली सिचुएशन की. कुत्ता आ रहा है, भाग जाओ वहां से. समझे कि नहीं? वेरी गुड. Moving on to the next question. Draw a well-labeled diagram of neuron and label the following parts. जहां पे information acquire होती है, ठीक है. Through which information travels in an electrical impulse. कहां से information electrical impulse के through travel होती है. And where the electrical impulse must be converted to the chemical signal ताकि वो onward transmission में help out कर सके. चलो तो देखते हैं भैया. पहले तो हम लोग अपने न्यूरॉन का डायग्राम ही बना लेते हैं. यहां से बना हमारे न्यूरॉन का डायग्राम. ठीक है, अब इसको लेबल कर लेते हैं.
ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है हमारा, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है हमारा, सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला पोर्शन क्या हो जाता है, एक्सॉन। ठीक है, ये हो जाती है एक्सॉन की एंडिंग। तो अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन कहां पे एक्वायर होती है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट्स पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ट्रांसफर होती है आपकी एक्सॉन के थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे यहां से चल करके ऐसे ऐसे जाती है। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल में कहां पे कन्वर्ट हो जाती है, एक्सॉन की एंडिंग पे। एक्सॉन की एंडिंग पे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में चेंज कर देते हैं, जो साइनैप्स के थ्रू, साइनैप्स आपका एक जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच का, साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल होकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफर होती है। इस तरीके से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका डेंड्राइट था, दूसरे का आंसर आपका एक्सॉन था, और थर्ड जो आंसर आपका था वो था एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, moving ahead with the next question, why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? देख रहे हो, अकल लगा करके इसका आंसर देना। अगर मैं बात करूं पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल आर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, कंट्रोल आर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करता है आपका इंसुलिन। तो अब भाई जिस पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, जिस पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, उसका जो पेनक्रियाज होता है, उसका जो पेनक्रियाज होता है वो खराब हो जाता है, वो कोई नो इंसुलिन सिक्रीटेड, वो कोई भी इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पाता, और इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली, जिससे डेथ हो सकती है पर्सन की। तो उसको ट्रीट करने के लिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज को तोड़ करके हमारे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है एनर्जी की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, एनर्जी की फॉर्मेशन करती है। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं पर्सन के, वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर काम करना बंद कर देते हैं, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके, जिसके फॉर्म में हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। जब इंसुलिन जो होता है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है, तो पर्सन का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। और इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंसुलिन लेवल और ब्लड ग्लूकोज का लेवल, डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शंस दे करके। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, वेरी वेल डन। Moving on to the next question, why is the flow of signal in a synapse from axonal end of one neuron to the dendritic end of the another neuron but not in the reverse direction? अच्छा, वो आपसे ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है आपकी एक्सोनल एंड से, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ही ट्रांसफर होती है, एक ही लाइन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही है, उल्टी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही। रिफर, अगर मैं डायग्राम बनाऊं न्यूरॉन का, ठीक है, अगर मैं यहां पे न्यूरॉन का डायग्राम बनाऊं, गंदा संदा सा डायग्राम बना दिया है, अवॉइड इट। ठीक है, तो आपको पता है ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट से ऐसे ट्रांसफर हो रही है ना, एक्सोनल एंड में, फिर यहाँ पे साइनैप्स आता है और यहाँ पे आपकी दूसरी न्यूरॉन आती है।
ठीक है, यहाँ पे आपकी दूसरी न्यूरॉन आती है जिसके डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ से ये साइनैप्स से पास होकर के ये इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जाती है, डेंड्राइट्स में, दूसरे न्यूरॉन के। ये पहला न्यूरॉन हो गया आपका, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो पहले न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड पे इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन दूसरे न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन वापस से रिवर्ट बैक क्यों नहीं हो सकती है, इसका रीजन पूछा है। तो भाई इसका सिंपल सा रीजन होता है क्योंकि डेंड्राइट्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं प्रेजेंट होते। क्या नहीं प्रेजेंट होते? दे डू नॉट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। किस में कन्वर्ट करने का काम करती है? केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है आपके यही न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट्स में नहीं प्रेजेंट होते, एक्सॉन की एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए भाई हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सोनल एंड से डेंड्राइट्स में जाती है, कभी भी डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन एक्सोनल एंड पे नहीं आती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक्सोनल एंड पे होती है वो केमिकल रिलीज करती है जो कि डेंड्राइट एंड पे दूसरे न्यूरॉन के जाकर के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। सिंस दीज केमिकल्स आर एब्सेंट इन द डेंड्रिटिक एंड ऑफ द न्यूरॉन, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल। इसीलिए आपका इंफॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड नहीं जाती है, स्ट्रेट एक यूनी डायरेक्शन में ही मूव करती है। Moving on to the next question, label the endocrine glands in the figure given below। भाई कौन कौन सा ग्लैंड होता है ये बताने का है आपको। तो बी सी वाला कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है आपका। सबसे ए वाला आपका पाइनियल ग्लैंड है। बी वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ए वाला मैंने बताया पाइनियल ग्लैंड है, बी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, सी आपका थायराइड ग्लैंड है। थाइमस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ए वाला जो है आपका, ये ए वाला जो है ये पाइनियल ग्लैंड है, बी वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और सी वाला आपका थायराइड है जो बटरफ्लाई शेप का आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। Moving on to the next question, explain giving reason for the bending of shoot tip of a plant towards a light source coming from the one side of the plant। भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सपोज करो मैं ये प्लांट हूं यहाँ पे, तो प्लांट जो होता है अगर उसको एक साइड से सनलाइट आ रही है तो जिस साइड से उसको सनलाइट आ रही होती ना उस साइड का ऑक्सिन वहां से हट करके उसके अपोजिट साइड में आ जाता है और क्या परफॉर्म करने लग जाता है? सेल डिविजन परफॉर्म करने लग जाता है। क्या करता है? सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, इलोंगेशन उसका होने लग जाता है, सेल का इलोंगेशन होने लग जाता है। तो जिस साइड पे भाई इतना सारा इलोंगेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा बढ़ जाएगा, तो पेड़ क्या होगा, एक तरफ पे झुक जाएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि जिस साइड पे लाइट आ रही है उस साइड पे हमारा पेड़ क्या हो गया, बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि जिस साइड से लाइट आ रही होती है वहां से ऑक्सीजन निकल करके उसके अपोजिट शेडी साइड में आ जाता है जहां पे लाइट नहीं आ रही होती है, और वहां पे वो सेल डिविजन परफॉर्म करता है। और भारी होने की वजह से, वहां पे बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाने की वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो टूवर्ड्स द सनलाइट बेंड हो जाता है, टूवर्ड्स द सनलाइट बेंड हो जाता है। तो जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो अगर लाइट को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया ऑक्सिन, जो कि सिंथेसाइज होता है शूट की टिप पे उसको लेंथ को इंक्रीज कराने के लिए। लेकिन जैसे ही लाइट वहां पे आ रही होती है तो वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सिन, जहां से आपके एक साइड पे लाइट आ रही होती है, ऑक्सिन डिफ्यूज होकर के शेडी साइड में चला जाता है। एंड दिस कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सिन क्या करता है, सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो वहां पे सेल ग्रोथ करवाता है जो कि लाइट से शूट क्या है, दूर पे है। तो इतनी दूर पे होने की वजह से प्लांट जो होता है अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट, हमें लगता है कि वो बेंड हो गया। ये देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जैसे ही उस पे लाइट आई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसके अपोजिट साइड में चला गया और इतनी सेल ग्रोथ करी कि प्लांट जो है टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो गया, टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मूवमेंट प्लांट में लाइट की वजह से। इसी को ही हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।
नाउ अपना आ जाते हैं 2 मार्कर्स के क्वेश्चन पे। लास्ट हमारे 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट? 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, कि 5 क्वेश्चन को अब हम लोग जरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड द केमिकल कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर्स में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैंने आपके 2 पॉइंट्स की जगह 4 या 5 पॉइंट्स ऐड कर दिए। कितने पॉइंट्स ऐड कर दिए? 4 और 5 पॉइंट्स ऐड कर दिए, ताकि इन केस अगर आपका ये 5 मार्कर का क्वेश्चन आए तो आप उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिख करके आ सको, ताकि आपके मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो अगर हम देखें नर्वस कंट्रोल को, तो नर्वस कंट्रोल में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रैवल होती है, मतलब पलक झपकते ही आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। जबकि केमिकल कंट्रोल में इंफॉर्मेशन ट्रैवल स्लोली, बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होती है, क्योंकि हॉर्मोन्स को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। नर्वस कंट्रोल की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जबकि यहाँ पे केमिकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका हॉर्मोन हेल्प करता है, जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जबकि हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। इंफॉर्मेशन जो होती है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर ही, मतलब अगर आप देख रहे हो तो फोटो रिसेप्टर ही काम करेगा, आपके नाक के रिसेप्टर नहीं काम करने लगेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ स्मेल कर रहे हो तो आंखों के रिसेप्टर काम नहीं करते, आपके नाक के रिसेप्टर काम करेंगे। जबकि हॉर्मोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता। हॉर्मोन्स का कोई भी एक टारगेट नहीं होता, हॉर्मोन्स के बहुत सारे ऑर्गन्स टारगेट होते हैं, तो वो किसी एक ऑर्गन में नहीं चेंजमेंट लेके आता, बहुत सारे ऑर्गन्स में वो टारगेट ऑर्गन्स में चेंजमेंट लेकर के आता है। और इफेक्ट जो होता है इनका काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। नर्वस सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है और बहुत ही कम टाइम के लिए उसका इफेक्ट रहता है, जबकि हार्मोन का इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक चलता है। तो इस तरीके से आप 4 बेसिक से डिफरेंस लिख करके आ सकते हो। अगर 2 मार्कर है तो 2 पॉइंट्स मेंशन कर लो, और 4 मार्कर या 5 मार्कर है तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स आप मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? चलो जल्दी से पानी पी लो, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। Moving on to the next question, what happens at the synapse between two neurons? भाई साइनैप्स में क्या होता है आपको पता है? अगर मैं आपके एक्सॉन की बात करूं, अगर मैं आपके एक्सॉन की एंडिंग की बात करूं, ये आपका क्या है? एक्सॉन की एंडिंग हो गई, ठीक है। ये एक्सॉन की एंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ना आपके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे ही इनके पास वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से आकर के रिलीज हो जाते हैं, इधर आकर के रिलीज हो जाते हैं, और ये होता है आपका जंक्शन। ये होता है आपका जंक्शन 2 न्यूरॉन के बीच का। ये यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं दूसरे न्यूरॉन की, और यहाँ पे एक्सॉन का एंडिंग। ये पहली न्यूरॉन है, ये आपकी दूसरी न्यूरॉन है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसके पास आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं आपके दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन में, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाता है, और ये केमिकल इंपल्स आपका फर्दर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ट्रांसफर होता है। इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये देखो, ये प्री साइनैप्टिक एक्सॉन का टर्मिनल है पहले साइनैप्स का। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई तो ये साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की इंफॉर्मेशन होती है। फिर दूसरे न्यूरॉन इस न्यूरोट्रांसमीटर को अगेन आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, आपके 2 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो भाई कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना इस तरीके से ही आप डायग्राम बना करके लिख करके आना, ठीक है। Moving ahead with the next question, what are plant hormones? Plant hormones are also known as phytohormones. They are also known as phytohormones. These are the chemicals जो कि changes करवाते हैं आपके कहाँ पे? प्लांट्स में। भाई प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट में ये 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स।
एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। अगर ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करूं तो 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिन्स, एक होते हैं गिबरलिन्स, और एक होते हैं साइटोकाइनिन्स। ठीक है, एक होते हैं साइटोकाइनिन्स। अगर मैं बात करूं ग्रोथ इनहिबिटर्स की तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एब्सिसिक एसिड ABA और एक होते हैं आपके इथाइलीन। ठीक है, इथाइलीन। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द प्लांट के पार्ट। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में जो काम करते हैं वो 3 होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। जबकि प्लांट की ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं, और इथाइलीन होते हैं। ठीक है, moving on to the next question, how does the chemical coordination takes place in animals? 2 आपके सिस्टम काम करते हैं, one of the system nervous system जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है in the form of electrical impulses, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है in the form of electrical impulse through the neurons। ठीक है, through the neurons। बात करूं अब नेक्स्ट की तो वो हो जाएगा आपका केमिकल सिस्टम, केमिकल कंट्रोल या केमिकल सिस्टम, जो कि होते हैं कौन? हार्मोन्स। भाई ये कौन क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट द हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो होते हैं वाया ब्लड ट्रांसफर हो करके आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या करवाते हैं? चेंज करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? चेंजेस करवाते हैं। तो इस तरीके से पूरा केमिकल कंट्रोल, अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, मैंने दोनों ही कोऑर्डिनेशन आपको बता दिए, सॉरी। हार्मोन्स काम करते हैं, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू। हार्मोन्स जो कि केमिकल होते हैं एक तरीके के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, और इन सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं। 2 मार्कर का क्वेश्चन है तो ज्यादा नहीं लिखना है, इतने पॉइंट्स एनफ होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स? अभी मैंने बताया था कि प्लांट जो होता है, अगर उसके शूट पे, जैसे कि ये मेरा शूट है, यहाँ पे उसके ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सिन को जैसे ही लाइट पड़ती है, यहाँ शूट पे आपकी एक साइड से लाइट आ रही, सपोज करो मेरे इस साइड से लाइट आ रही है, तो ऑक्सिन क्या करता है? उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होता है, उसको लाइट पसंद नहीं होती है। तो जिस साइड से लाइट आ रही होती है वो उसके अपोजिट साइड में चला जाता है। ठीक है, अपोजिट साइड में चला जाता है और सेल का क्या करवाने लगता है? सेल ग्रोथ करवाने लगता है। क्या करवाने लगता है? सेल ग्रोथ किस साइड पे? शेडी साइड पे सेल की ग्रोथ करवाने लगता है, ऑन द शेडी साइड। और बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ होने की वजह से जो उसका दूसरा वाला पार्ट होता है प्लांट का, जो टूवर्ड्स द लाइट होता है, वो टूवर्ड्स द लाइट ऐसे बेंड अप हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। देखो यहां से लाइट पड़ी, ऑक्सिन क्या हो गया? उसके अपोजिट साइड में चला गया और उसने सेल की ग्रोथ करवाई और वो टूवर्ड्स द लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। इसी को ही हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये फोटो की वजह से, मतलब सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट प्लांट्स में हो रही है, उसी को ही हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। Moving on to the next question, give an example of plant hormone that promotes growth. भाई ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स। व्हाट डू वी कॉल देम एज? ग्रोथ प्रमोटर्स, जो कि क्या करवाते हैं? उसमें सेल की ग्रोथ करवाने का काम करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करते हैं। ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स आर द हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन जो होता है सेल की इलोंगेशन में, शूट और रूट की हेल्प करता है, जबकि गिबरलिन्स जो होता है इलोंगेशन करवाता है, लेकिन वो ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही करवाता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही करवाता है। एंड दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। किसकी मूवमेंट की वजह से? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑक्सिन एंड गिबरलिन्स।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हमारा धमाकेदार सा सेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस सेशन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय एंड टेक केयर।